everyone to the 99 coaching classes. This is Babel और आज हम लेकर आए हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या लैटिस एनर्जी के बारे में। ठीक है, लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने इसका नाम पिछले वीडियो में लिया हुआ है जिसको मैंने बोला था कि डिटेल में डिस्कशन करना है कि लैटिस एनर्जी होता क्या है, कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे कैसे बताते हैं कि किस आयनिक कंपाउंड में किस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ठीक है, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लैटिस एनर्जी के बारे में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था, इसका जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इस लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था, तो पहले से समझते हैं। ठीक है, जब कोई मेटल पॉजिटिव स्टेट में और नॉन मेटल नेगेटिव स्टेट में मिलकर बनाता क्या है एमएन टाइप का कोई स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस मिलकर सॉलिड फॉर्म का आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अनस्टेबल थे, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, ये दोनों अनस्टेबल थे क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इस वजह से कंबाइन होकर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेबल। दिस इज व्हाट एमएन इज अ स्टेबल प्रोडक्ट लाइक NaCl। ठीक है, स्टेबल। तो अब वही बात आ गई, अब स्टेबल है तो मतलब एनर्जी ये रिएक्ट किया आपस में और स्टेबल प्रोडक्ट बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई? क्यों एनर्जी रिलीज हुई? क्योंकि ये स्टेबल बना रहा है। अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट है भाई, अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा ना, ये एनर्जी को रिलीज करेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जैसे हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है दोनों के बीच में। स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, एनर्जी भी बाहर निकालेगा। तो जिस उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या है? इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी रिएक्शन के माध्यम से पहले समझिए तो जो एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के बनने के बाद, आयनिक कंपाउंड बनने के बाद, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं कि हम लोग लैटिस एनर्जी। सो हाउ लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड, हाउ एनी लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड? सो a lattice energy can be defined as the amount of energy released when 1 mole of ionic product, ये 1 mole होना चाहिए, 1 mole of ionic product is formed from its constituent gaseous atoms, constituent gaseous atoms या ions बोल सकते हैं, ions is the better word। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि the amount of energy released, lattice energy is defined as the amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from its constituent gaseous ions, मतलब जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक आयनिक प्रोडक्ट बनने के टाइम पे उसके गैसियस आयंस के द्वारा, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अगर इसको उल्टा बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे? अगर इसको हमको डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, इस आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके वापस से इन दोनों को ले आना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break or cleave this ionic compound into its constituent gaseous ions is also known as what? Lattice energy। दो तरीके से, या तो एनर्जी रिलीज होगी जब आयनिक कंपाउंड बनेगा, और जब आयनिक कंपाउंड को तोड़ना होगा तब भी एनर्जी कुछ लगेगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई थी ना, तो उसको तोड़ना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी एनर्जी इसको दे देंगे हम लोग, तो ये टूट जाएगा और टूट के क्या वापस देगा हम लोग को? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। तो इन दोनों डेफिनेशन को आप लोग चाहे सीधा लिखिए चाहे उल्टा लिखिए, दोनों सही होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब सवाल ये है कि लैटिस एनर्जी को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, हाउ वी कैन मेजर द लैटिस एनर्जी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो इसके लिए जो प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं वो है प्रोसेस क्या? एक लौता प्रोसेस, बोर-हेबर साइकिल, ये एक प्रोसेस है। देखिए पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लैटिस एनर्जी को मेजर करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, दिस इज द ओनली मेथड, बोर-हेबर साइकिल, जहां पे हम लोग अलग अलग एनर्जी के टर्म्स देखते हैं कि कैसे कोई सॉलिड स्टेट, जैसे जो प्योर फॉर्म में मेटल पाया जा रहा है, जिस फॉर्म में भी सॉलिड स्टेट में चाहे लिक्विड स्टेट में, वहां से वो गैसियस फॉर्म में पहले आ रहा है ना, गैसियस फॉर्म में आ रहा है तो कैसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब से डील करता है कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे आयंस, कैसे मतलब एटम्स एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड आ रहा है, कैसे उनसे किस
किस प्रोसेस की वजह से हम लोग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या हमको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। वो पढ़ना कहाँ है, मेथड कौन सा है वो मेथड, द मेथड इज वन एंड ओनली व्हाट, बोर-हैबर साइकिल। बोर-हैबर साइकिल, इस मेथड की मदद से हम लोग पढ़ेंगे कि लैटिस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, बोर-हैबर साइकिल कैसे हम लोग मेजर करते हैं, लैटिस एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बोर-हैबर साइकिल पे। तो चलिए बोर-हैबर साइकिल पे डिस्कशन शुरू करते हैं, बोर-हैबर साइकिल पे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इसमें बहुत सारे एनर्जी के टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे एनर्जीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एनर्जी क्या है, डेल्टा एच एफ। ठीक है, जिसको बोलते क्या है, इंथैल्पी या एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इंथैल्पी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे, आयनिक, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, या आयनिक कंपाउंड बोल लीजिए, इज फॉर्म्ड। जैसे अभी लैटिस एनर्जी में देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस पार्टिकल्स थे, सॉलिड कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड में तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज डेल्टा एचएफ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा है, कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा है, तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसमें जो होता है समझिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है और जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे जिससे मिलकर वो बना, वो अपने प्योर स्टेट में होते हैं। ठीक है, प्योर स्टेट मतलब यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस थे वो किस फॉर्म में थे, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, गैसियस आयंस के फॉर्म में थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट इन द गैसियस फॉर्म, दे आर इन द प्योर स्टेट, जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, प्योर फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी हो, जो प्योर स्टेट में वो पाए जाते हैं, नेचर में जो पाए जाते हैं, उसी स्टेट में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है, या हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी समझ में आया, दोनों एक ही नाम है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, जो भी है। ठीक है, तो ये इसका नाम हुआ। ठीक है, और अब देखिए ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब बहुत सारे टर्म आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी आयन से, किसी से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रोसेस क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह। ठीक, ये सब ये है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है किसी सिस्टम में, किसी स्पीशीज में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह। ठीक है, ये सब बोलते हैं। तो ये सब भी एनर्जी के टर्म्स हैं जो आएंगे इसमें। तो एग्जांपल समझते हैं। देखिए जो सबसे फेमस एग्जांपल है हम लोग का, इसको भी मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं। तो जो हम लोग का सबसे फेमस एग्जांपल है, समझिए, है कि जब सोडियम सॉलिड स्टेट में इसी फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम सॉलिड स्टेट में क्लोरीन से मिलकर बनता है। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में। ठीक, इसका आधा मोल लेता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधा क्यों लगाया है बता रहा है, देखिए। ठीक है, क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मिलकर बनाता क्या है, NaCl, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ये होती है डेल्टा HF। ठीक है, डेल्टा HF। ठीक है, ये अपने गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, मिलकर क्या बना है, NaCl। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम हाफ लगा देते हैं, हाफ। तो हाफ से हाफ, 2 से 2 खत्म, NaCl 1 मोल बचा। ठीक है, और NaCl का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। दिस इज व्हाट इज सॉलिड स्टेट, दिस इज व्हाट इज सॉलिड स्टेट। और जो एनर्जी रिलीज हुई इस आयनिक कंपाउंड बनने के बाद, उस एनर्जी को हम लोग बोलते क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अगर लैटिस एनर्जी की बात करें, तो लैटिस एनर्जी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, एंड दीस बोथ आर नॉट इन द गैसियस फॉर्म। ये तो है। ठीक है, लेकिन ये किसी और भी फॉर्म में, अभी तो इसका अनायन चार्ज ही है ना, वहां पे गैसियस आयंस थे, आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख रहे थे और गैसियस स्टेट में थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो हो। ठीक है, तो ये तो जनरल है, ये तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस क्या है। वहां पे लैटिस एनर्जी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो सब गैसियस स्टेट में थे और आयंस के फॉर्म में थे, और
और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, वो सब अपने प्योर स्टेट में है और जैसे नेचर में पाए जाते हैं वैसे ही है, ठीक है, और आपस में रिएक्ट करके वो बना रहे हैं जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी पे आते हैं, ठीक है, लैटिस एनर्जी पे आते हैं तो समझिए Na है सॉलिड स्टेट में, सबसे पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में है, इसको करना पड़ेगा गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। गैसियस स्टेट में लाने के लिए सॉलिड टू गैसियस में कैसे चेंज करते हैं, प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, ठीक है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, एसई सब्लिमेशन एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। दे रहे हैं हम सिस्टम को एनर्जी, जब देते हैं तो एनर्जी क्या होती है, उसकी साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। जब सिस्टम को एनर्जी मिलती है मतलब बाय द सराउंडिंग्स तो वो पॉजिटिव होती है, तो उसको पॉजिटिव। अब सब्लिमेशन एनर्जी दी तो किस फॉर्म में आया, सोडियम गैस के फॉर्म में आया, ठीक है, अब गैस के फॉर्म में आया, गैस के फॉर्म में आ गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कहता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम की बात कर रहा था तो गैसियस एटम में तो हमने चेंज कर लिया सब्लिमेशन एनर्जी देके। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकालने के लिए कौन सी एनर्जी देते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, रिक्वायर्ड है ना, देते हैं। अब इसको दे आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो किस फॉर्म में आएगा, Na+, इलेक्ट्रॉन निकल गया और स्टेट क्या है इसका, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, इसका क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक। अब देखिए, अब क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग, क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी देते हैं तो Na+ फॉर्म में आ गया, ठीक है, पॉजिटिव था, एनर्जी दी है तो पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आया, स्टेट क्या है इसका, गैसियस स्टेट में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैसे आया समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन एटम की बात, अब सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में Cl एटम के फॉर्म में हम लोग को चाहिए, गैसियस आयंस के फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे ये Cl2 है, गैसियस मॉलिक्यूल के फॉर्म में, दो क्लोरीन एटम आके ज्वाइन करके मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। सबसे पहले तो इसको एटम के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, इस गैसियस को यहाँ लिख ले रहा है, यहाँ लिख ले रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको बॉन्ड को तोड़ना है, जो Cl बॉन्ड बना है, ये Cl बॉन्ड तब जाके Cl2 बना है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बीच में, ठीक है, इसको तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है तो तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी पूरी नहीं चाहिए, आधा मोल हम लोग लिया है ना, तो जितनी टोटल एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन की यहाँ पे लगेगी उसकी आधा यूज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। हम लोग एनर्जी इतनी देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो ये भी एनर्जी दे रहे हैं तो कैसे होगी, पॉजिटिव, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, उस चीज को एनर्जी दे रहे हैं तो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम यहाँ पे दिए तो क्या हुआ, इस फॉर्म में आया, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिए तो हम ये आया Cl फॉर्म में, और ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में तो ऑलरेडी था। अब क्या हुआ, ये टूटा और आ गया इसमें क्लोरीन फॉर्म में, ठीक है, आधा था तो ये आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डालना है, तो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डालने की, ऐड करने की प्रोसेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ये एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी मिल रही थी सिस्टम को, और ये क्यों, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग में, तो नेगेटिव। अब एनर्जी यहां क्या की है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी तो किस फॉर्म में आया, Cl- और गैसियस फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अब ये सोडियम आयन, कैटायन भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, अनायन भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, NaCl, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको U से डिनोट कर लेते हैं, E से डिनोट कर लेते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, U से हम E से डिनोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज व्हाट, दिस इज लैटिस एनर्जी, दिस इज व्हाट द लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई, फर्क समझ में आया, हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी का फर्क समझ में आया। यहाँ पे जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में कंबाइन करके इसका फॉर्मेशन किया और एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की थी, और यहाँ पे जो गैसियस फॉर्म में आ गए, ये दोनों जब गैसियस फॉर्म में आ गए उसके बाद जब कंबाइन किए, रिएक्शन किए और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज लैटिस एनर्जी, दैट इज लैटिस एनर्जी। बात समझ में आई, सब समझ में आई, आगे आप लोगों को। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई,
अब निकालते कैसे, ये तो स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। ऐसे आप किसी का भी पूछा जाएगा तो आप लोग बोर-हैबर इसको पूरे इसको बोलते हैं बोर-हैबर साइकिल। देखिए साइकिल जैसा है, ऐसे पूरे साइकिल जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बोर-हैबर साइकिल है, बोर-हैबर साइकिल इसी को बोलते हैं। लेकिन अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे एग्जाम में देगा क्वेश्चन इसके ऊपर, तो इसको भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक लॉ आप लोग को जानने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं हेस लॉ। हेस लॉ, यहाँ पे आप लोग इसका टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा, ये आप लोग जब हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट आएगा हेस लॉ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हीट पे रहते हैं, जैसे हीट का कंसेप्ट है ना, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज थर्मोडायनेमिक्स में बहुत आती है, तो इसलिए वहां पे हेस लॉ की बात आती है। व्हाट इज हेस लॉ होता क्या है, समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, सुनना है। हेस लॉ होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और अगर वो सिंगल स्टेप में हो रही है या मल्टी स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप मतलब जैसे ये पहला वाला रिएक्शन, ठीक है, ये जो एक स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन मल्टी स्टेप हो गया, पहले इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, ठीक है। दिस इज मल्टी स्टेप एंड दिस इज सिंगल स्टेप। इन्हीं सब रिएक्शंस के लिए हेस लॉ होता है, मल्टी स्टेप में भी हो सकता है, सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप या मल्टी स्टेप में हो रहा है, ठीक, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप या मल्टी स्टेप में हो रहा है, तो सिंगल स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, दिस एनर्जी सिंगल स्टेप वाली एनर्जी, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन वाली एनर्जी, वो बाकी जो मल्टी स्टेप्स में जो एनर्जी इंक्लूड हुई है उनके सम के बराबर होगा, उनके सम के बराबर, सम SUM, सम जोड़ना, जोड़ के बराबर होगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ से, इस चीज को याद कर रहे हैं, मतलब अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, मल्टी स्टेप में हो रहा है, तो सिंगल स्टेप में एनर्जी रिलीज होने वाली, जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, और मल्टी स्टेप्स में जितने भी एनर्जी वाले टर्म्स आए हैं, ये सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, जितने भी एनर्जी वाले सम आए उन सबके सम के बराबर होगा। मतलब आई मीन टू से डेल्टा HF इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, इस केस में बाय 2, ठीक है, क्योंकि आधा मोल यूज हुआ है इसके बाय 2, अगर कहीं पूरा मोल यूज हो रहा है तो वहां पे बस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हम लोग लिए हैं, क्यों नेगेटिव लिए हैं, व्हाई वी हैव टेकन इट नेगेटिव, बिकॉज़ इट इज रिलीज्ड, बिकॉज़ ये रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो रिलीज हो रहा है इसलिए हम उसको नेगेटिव लिए हैं। बात समझ में आ रही है, क्यों नेगेटिव लिए हैं उसको, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है इसलिए हम इसको क्या लिए नेगेटिव। और यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी है वो भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा है, ये है पूरा अपना फार्मूला जो बनने जा रहा है, -EA - LE लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो कौन कौन सी एनर्जी, देखिए पहले स्टेप में तो सिर्फ ये एनर्जी इन्वॉल्व है HF वो, और बाकी इसके सम के बराबर है, सम के बराबर सबको जोड़ दिए, सब्लिमेशन एनर्जी को जोड़ दिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को जोड़ दिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी को जोड़ेंगे, फिर माइनस साइन के साथ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, और लैटिस एनर्जी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा, कोई एक रिएक्शन के माध्यम से सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी की वैल्यू दे देगा, और पूछेगा लैटिस एनर्जी क्या है। तो इस फार्मूले से आप लोग वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। वैल्यू दे देगा, अगर ये फार्मूला याद है, कांसेप्ट समझ में आया है आप लोगों को, तो आप लोग उससे डील कर लेंगे क्वेश्चन, वैल्यू रखना है और कर देगा, ठीक है। सिर्फ जरूरी लैटिस एनर्जी पूछो, मतलब उसमें से एक गायब कर देगा, एक वैल्यू अननोन कर देगा, बाकी सब नोन कर देगा, और आप लोग को उस वैल्यू की वैल्यू उस पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी। समझ में आ रहा है, दिस इज द लैटिस एनर्जी का कांसेप्ट। बोर-हैबर साइकिल निकालते कैसे हैं ये सब हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कांसेप्ट। अब देखना आप लोगों को है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज व्हाट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स है, तो देखिए सबसे पहले Na+ के मैं एग्जांपल इसी रिएक्शन के माध्यम से आपको सब कांसेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट में दिस इज गैसियस एंड दिस इज गैसियस, ठीक है। अगर दो आयंस इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिस आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पे लैटिस एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है, दिस इज व्हाट लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है।
ठीक है। तो इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका कि यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आयंस के बीच में लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लग रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स जो डिपेंड करता है, वो जो फोर्स है दोनों के बीच में, अब देखिए अगर वो चार्ज की बात करें चाहे जैसे भी बात करें, अगर जैसे फोर्स लगता है तो फोर्स जब ये क्या होता है, फोर्स जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर के बाद यही फोर्स होता है ना, ठीक है। दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको ऐसे किस्म कहता है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट, ठीक है, और Q1 Q2 इज द चार्ज ऑन दैट स्पीसीज, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये फोर्स यही फोर्स है जो दोनों के बीच में लग रहा है, एनएससी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो इस तरह का फोर्स है, ठीक है। अब देखिए अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, तो यही फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, यही फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। तो जो चार्ज होगा Na प्लस सी और माइनस, चार्ज जितना ज्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिव पे हो चाहे नेगेटिव, मतलब कटायन पे हो या आनायन पे हो, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा इंटरेक्शन होगा। सोचिए इस चीज को, सोचिए देखिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव उतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए बात करिए, ऐसे समझिए कि अगर जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, जितना अच्छे से जुड़ेंगे वो सब, उतनी ही ज्यादा एनर्जी तो रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा स्टेबल आने के लिए इंटरैक्ट करेंगे, जिस फोर्स से इंटरैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वो बॉन्ड, उतनी ही तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ज्यादा हो रही है। तो अगर चार्ज ज्यादा है, इस पे और इस पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो और अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे ना, इंटरैक्ट करेंगे तो और ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, ठीक है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ से, लैटिस एनर्जी यहाँ से कहना क्या चाह रहे हैं, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयंस। तो चार्ज है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर बात करें हम इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में, जैसे NaCl है, तो मान लीजिए कुछ दूरी से इंटरैक्ट है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है ना, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है। अब समझिए जैसे ये है सोडियम, मान लीजिए ये है, ये न्यूक्लियस, बीच वाला न्यूक्लियस है, ये आयन है, इसका टाइम इस आयन, ठीक है। तो अट्रैक्शन तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ये न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस को ये वाला चार्ज भी, ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये वाला भी अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन भी करेंगे, रिपल्शन करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी है यहाँ पे और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस एक ज्यादा प्रोटॉन है, वहां पे कॉम्बिनेशन एक जगह शॉर्ट एरिया में कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज, तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है अट्रैक्ट करने का। तो ये अट्रैक्शन फोर्स तो पास आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के कारण ये रिपल होने की वजह से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रुक जाते हैं, वही होती है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रुक जाता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉट एनी बॉन्ड, दिस इज ओनली द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर रुक जाता है तो एक डिस्टेंस पे रुकते हैं, दैट डिस्टेंस इज r, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। अगर मान लीजिए साइज किसी आयंस का बड़ा है, साइज बड़ा है तो रेडियस मतलब डिस्टेंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए दूर होंगे, अगर दो एटम से इंटरैक्ट कर रहे हैं, दो आयन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर साइज बड़ा है तो वो सब दूर होंगे, मतलब r की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, r की वैल्यू बड़ी होगी, रेडियस बड़ा होगा, रेडियस मतलब डिस्टेंस दोनों में बड़ा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा तो मतलब फोर्स उतना नहीं है, फोर्स उतना नहीं है, जब उतना फोर्स से हम इंटरैक्ट नहीं करें तो कम एनर्जी निकलेगा, समझ में आ रही है। मतलब साइज बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगी, तो साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, एक तो चार्ज हो गया जिससे लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है साइज पे जिसपे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो साइज जितना बड़ा लैटिस एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी, साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। क्यों, साइज छोटा होगा तो अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, और बड़ा होगा तो रिपेल होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में दूर होंगे तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो लैटिस एनर्जी भी कम रिलीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यही कांसेप्ट आपको याद रखना है, ये वाला कांसेप्ट कि चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी और साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा हम लोग, बाकी बहुत एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी साइड बुक्स में, आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं उस चीज को, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, साइज क्या है, यहां पे लिख ले रहे हैं साइड में, यहां पे लिख ले रहे हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज
और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये कंसेप्ट आपको अगर याद रहेगा तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, जैसे NaCl है, KCl है, अब पूछेगा इन दोनों में से कौन ज्यादा आयनिक है। आयनिक मतलब किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसमें जो ज्यादा आयनिक होगा उसमें ज्यादा लैटिस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आयनिक कंपाउंड के बेसिस पे पूछ सकता है किसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा अच्छा आयनिक कंपाउंड है, कौन ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा, इस बेसिस पे क्वेश्चन को पूछेगा। सबका मतलब एक ही, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें अनायन सेम है, अनायन की बात नहीं करूंगी। अब सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम हम लोग जानते हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो साइज का फर्क देखिए, सोडियम ऊपर पोटेशियम नीचे, एक क्षण बढ़ जाता है, नीचे जाने पे साइज, मेटालिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है नीचे जाने पे, ठीक है। तो कौन बड़ा है दोनों में से, सोडियम की पोटेशियम, ये बड़ा है। पोटेशियम हैज बिगर साइज देन सोडियम। और साइज की बात करें तो लैटिस एनर्जी साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ज्यादा आयनिक कौन हो जाएगा, ज्यादा आयनिक कौन हो जाएगा, ज्यादा आयनिक कौन हो जाएगा, NaCl। कौन ज्यादा आयनिक हो जाएगा, क्यों, समझिए इसको। चार्ज तो सेम है दोनों पे, Na+ and K+, Na+ K+, तो चार्ज के बेसिस पे बता नहीं सकते हैं, साइज के बेसिस पे बता सकते हैं। तो Na+ और K+, Na+ और K+ में जो आयन है, जो एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से। तो ये साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी तो कम है, ठीक है। लैटिस एनर्जी मतलब ये ज्यादा आयनिक, यहाँ का आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये ज्यादा आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें Na+ और Mg2+, तो बताइए कौन ज्यादा आयनिक बनाएगा, कौन ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाएगा, Na+ और Mg2+। तो ये दो अगल बगल एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12। तो अगर अक्रॉस द पीरियड हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज तो डिक्रीज होती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना, तो साइज बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होती है, धीरे धीरे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे साइज के बेसिस पे हम लोग इसका बताएंगे चार्ज के बेसिस पे, Na+ है, Mg2+ है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। Mg2+ विल मेक मोर आयनिक कंपाउंड, मोर स्ट्रांग आयनिक कंपाउंड है सोडियम आयन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात ना, चलिए ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इस पे बहुत एक अच्छा एग्जांपल बना रहा है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल। अब देखिए ये एग्जांपल से अब मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अब मान लीजिए NaF है और क्या है, और है MgCl2, ठीक है। मतलब यहाँ पे कटायन भी डिफरेंट, अनायन भी डिफरेंट, ठीक है। कटायन भी डिफरेंट है और अनायन भी डिफरेंट है। पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा आयनिक कंपाउंड है, या किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, या किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका, ये क्वेश्चन है। और कैसे इसको निकालेंगे, अगर हम लोग चार्ज के बेसिस पे देखें, ठीक है, चार्ज के बेसिस पे देखिए, चार्ज पहले चार्ज देखिए, ठीक है, पहले कटायन देखिए। जैसे F और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और चार्ज कितना होता है उन सब पे -1, तो इन दोनों की बात मत करिए क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है। अगर इसकी बात करें Na+ और Mg मतलब कटायन की बात करें, तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे +1 का चार्ज है और इस पे +2 का चार्ज है, ठीक है। और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, तो इस हिसाब से तो ये हो गया, ठीक है, इस हिसाब से तो ये हो गया क्योंकि चार्ज ज्यादा है। लेकिन अगर साइज के बेसिस पे देखें, तो साइज के बेसिस पे जिसकी साइज छोटी, ठीक है। अब अनायन को देखिए, NaF और MgCl2, समझिए चार्ज के बेसिस पे देखिए, अनायन सेम हो गया, कटायन और कटायन +1 +2, चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए F और Cl, इसकी साइज बड़ी है, किसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज बड़ी है, Cl की साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी, ठीक है। देख रहे हैं ये कंसेप्ट उल्टा हो रहा है दोनों केस में, देख रहे हैं, यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर साइज और चार्ज दोनों के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको पहला मानेंगे, ये सवाल है। तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिए कि जहां पे साइज और चार्ज आपस में लड़ने लगते हैं कि हम ऊपर जाएंगे, वहां पे चार्ज की जीत होती है, चार्ज की जीत होती है। चार्ज मतलब जो ये पहला वाला केस था, ये जीतेगा, मतलब दिस इज द राइट आंसर। क्यों चार्ज है, ऐसे समझिए यहाँ पे चार्ज 10 डबल हो जाता है, +1 +2, ठीक है। लेकिन साइज की बात करें तो अगर देखिए साइज की बात करें तो Na+ और Mg ये ज्यादा साइज में फर्क नहीं है भाई,
देखो अक्रॉस द पीरियड चलने पे क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड चलने पे थोड़ा थोड़ा साइज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट चार्ज डबल हो जा रहा है। सोच रहे हैं चार्ज जस्ट डबल हो जा रहा है, चार्ज डबल हो जा रहा है मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा है। मतलब अगर साइज और चार्ज के बीच में लड़ाई हो रही है तो हमेशा जीत किसकी होगी, हमेशा जीत किसकी होगी, चार्ज की जीत होगी। बात समझिएगा। अगर सिंपल साइज और चार्ज में बताना है तो आप लोग बता लेंगे, ये रिलेशन याद रखना है, बस ये रिलेशन याद है तो आप लोग बता ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा केस आता है जैसा चार्ज और साइज दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन किसको प्रायोरिटी देगा, तो उस केस में हमेशा होता क्या है, उस केस में हमेशा चार्ज की जीत होती है। जो चार्ज वाला है वो डोमिनेट कर जाता है साइज वाले के ऊपर, और उस हिसाब से सही आंसर क्या हो गया इस केस में, ये ऊपर वाला हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा कंसेप्ट था लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो ठीक है, क्या क्या आप लोगों ने देखा, लैटिस एनर्जी के बारे में जाना, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में जाना, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग बॉर्न हेबर साइकिल बनती है, बनता वैसे ही है, ठीक है, बस आयंस चेंज हो जाते हैं उसमें। और पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। दीज आर द 2 फैक्टर्स जो आप लोगों को याद रखना है, नोट्स बना के लिख लीजिए उसमें, ठीक है। अब जो रूल आएगा, अब जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ेंगे हम लोग फजाज रूल के बारे में। फजाज रूल के बारे में अभी मैं बस नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड लेक्चर में, थर्ड वीडियो में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि फजाज रूल होता क्या। इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग टॉपिक, बड़ा टॉपिक है। एग्जांपल्स भी एक दो प्रैक्टिस करेंगे और पूरा डिटेल डिस्कशन, पूरा डिटेल कंसेप्ट मैं आप लोग को वहां पे दूंगा। तो मिलते हैं थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।